students, welcome to early update, and today I am going to start and solve 150 questions of commerce, and this video is relevant for those students who are preparing for BCom and MCom entrance examination, and also for those students who are preparing for various competitive exams related to commerce. So students, it will cover most of the questions of your examination, so you must watch this video till end. So जो ये क्वेश्चन है इसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे और इसमें मोस्ट टाइम पे क्वेश्चंस कवर हुए हैं. सो आई होप कि ये जो वीडियो है आप सभी के लिए बेनिफिशियल रहने वाला है. सो लेट्स बिगिन अवर फर्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी? स्टोर ऑफ वैल्यू, basis of the credit system, C medium of exchange, and D all of the above. So जो यहाँ पे जो प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी तीन आते हैं जिसमें स्टोर ऑफ वैल्यू, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, लेकिन बेसिस ऑफ क्रेडिट सिस्टम नहीं आता है. ठीक है, इसकी जगह एक और फंक्शन है. सो ऑल ऑफ अबव तो हो ही नहीं सकता. ठीक है, तो सबसे पहला जो फंक्शन होता है, ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे ये सिलेक्ट करेंगे मीडियम ऑफ exchange. Then which economist has said bad money tend to drive out good money? Professor Ali, Thomas Gresham, C Professor Knapp, D Professor Marshall. So कौन से इकोनॉमिस्ट ने कहा है कि बैड मनी गुड मनी को सर्कुलेशन से बाहर कर देता है? जैसे कि आपको पता है कि ये जो एक लॉ है, ठीक है, बैड मनी लॉ जो ये दी है थॉमस ग्रेशम ने दी है. ये ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा. उनके अकॉर्डिंग ऐसा कहा गया कि जो लोग होते हैं, जैसे कि आप ही लोग हो या हम हैं, हमारे पास अगर नोट्स हो गई तो हम मोस्ट ऑफ क्या करेंगे कि जो न्यू नोट्स होती है उनको हम संभाल के रखते हैं, और जो फटी या थोड़ी सी भी हमें लगती पुरानी नोट है वो हम क्या करते हैं, उसको हम मार्केट में चलाते रहते हैं. तो यही है कि बैड मनी क्या करता है कि गुड मनी को सर्कुलेशन से बाहर ही रखता है. देन SDRS स्कीम केम इन ऑपरेशन. सो ऑप्शन ए 1950, बी 1960, सी 1970 और डी 1980. सो अगर मैं आपको कहूँ SDRS स्कीम मोस्टली ये ओरिजिनली आई थी 1969 में. ठीक है, बट यहाँ पे ऑप्शन में ये नहीं दिया है. अगर ऑप्शन में नहीं दिया तो हम इसका नियरेस्ट देखेंगे तो वो आएगा 1970. सो ऑप्शन सी क्या होगा, करेक्ट होगा. मनी मार्केट डील्स इन. सो ए मनी, बी शॉर्ट टर्म फंड्स, सी क्रेडिट, डी बॉन्ड्स. सो मनी मार्केट जो डीलिंग करती है वो शॉर्ट टर्म फंड्स में करती है. ठीक है, किसमें? शॉर्ट टर्म फंड्स में. जनरली इसकी मैच्योरिटी पीरियड्स होती है अप टू 1 ईयर. ठीक है. देन द पेपर स्टैंडर्ड इज ऑल्सो नोन एज ए करेंसी स्टैंडर्ड, बी इकोनॉमिकल स्टैंडर्ड, सी फियाट स्टैंडर्ड, डी मैनेज्ड स्टैंडर्ड. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये क्वेश्चन के दो करेक्ट आंसर इसी जो है ऑप्शंस में दिए हुए हैं. सो आप कोई भी टिक कर सकते हो. मोस्टली पेपर स्टैंडर्ड जो है उसको मैनेज स्टैंडर्ड कहा जाता है, लेकिन इसके साथ साथ इसको फियाट स्टैंडर्ड भी कहा जाता है. सो मेरे हिसाब से अगर दोनों हैं तो ये दोनों भी करेक्ट हो सकते हैं, लेकिन पहला प्रेफरेंस आप देना मैनेज स्टैंडर्ड को, क्योंकि एक जगह पे क्वेश्चन पेपर आया हुआ है जहाँ पे ऑफिशियल आंसर की में मैनेज स्टैंडर्ड दिया है, बट आप कहीं पर भी सर्च करेंगे तो आपको पेपर स्टैंडर्ड को फियाट स्टैंडर्ड भी बोलते हैं. सो दोनों ही आंसर्स करेक्ट होंगे. Which economist has said the central bank is the bank of the banks? A Crowther, B Hawtrey, C Shaw, D Kent. सो जो ये ऑप्शन है कि किस इकोनॉमिस्ट ने कहा है कि सेंट्रल बैंक बैंकों के बैंक है, तो ये ओरिजिनली कीन्स ने कहा है. ठीक है, बट यहाँ ऑप्शन में नहीं है तो आप हॉथरे करेंगे. किसको सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे? हॉथरे. इन विच ईयर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज स्टैब्लिश्ड? ए 1925, बी 1930, सी 1935, डी 1945. सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज स्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1935. अगर यहाँ पे नेशनलाइज पूछते तो आपको 1949 करना होगा. ठीक है, 1935 को स्टैब्लिशमेंट हुआ था. तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट. रेट ऑफ एक्सचेंज मीन्स ए द एक्सटर्नल वैल्यू फॉर कंट्रीज करेंसी, बी द प्राइस ऑफ मनी, सी द रेट प्रिवेलिंग इन द एक्सचेंज बैंक, डी अ यूनिक रेट. सो जो यहाँ पे ऑप्शन दिए उसके अकॉर्डिंग कोई भी इतना परफेक्ट ऑप्शन नहीं दिया है, लेकिन हमें कोई ना कोई ऑप्शन तो सिलेक्ट करना ही होगा. एक्चुअली इसका होना चाहिए था एक्सचेंज वैल्यू ऑफ कंट्रीज करेंसी, बट यह एक्सटर्नल वैल्यू दिया है, लेकिन हम यहाँ पे ऑप्शन ए
मानेंगे, ठीक है। इन विच ईयर 14 कमर्शियल बैंक्स वे नेशनलाइज, जो 14 कमर्शियल बैंक्स थी वो कब नेशनलाइज हुई? इन 1947, बी 1951, सी 1969, डी 1980। सो ये जो नेशनलाइज हुई थी, ये कमर्शियल बैंक्स ये हुई थी 1969 में। हाई पावर करेंसी इज़ इंक्लूडेड, जो हाई पावर करेंसी किन किन चीज़ों में शामिल किया जाता है? करेंसी विद द पब्लिक, कैश रिजर्व विद बैंक्स, सी अदर डिपॉजिट विद द रिजर्व बैंक, डी ऑल ऑफ द अबव। सो यहाँ पे ऑप्शन डी आएगा, क्योंकि करेंसी विद पब्लिक, कैश रिजर्व विद बैंक, अदर डिपॉजिट विद द रिजर्व बैंक, ये सभी में हाई पावर करेंसी इंक्लूडेड होता है। नाउ डिमांड इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन डज नॉट अराइज ड्यू टू, ऑप्शन ए इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ मनी, बी मोर टैक्सेशन, सी इंक्रीज इन पॉपुलेशन, डी इंक्रीज इन फिक्स प्राइसेस। सो दो टाइप की जो डिमांड होती है, कॉस्ट पुश होती है और डिमांड इन्फ्लुएंस। तो यानी कि डिमांड बढ़ेगी, उसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ता है। तो यहाँ पे किस वजह से डिमांड इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन नहीं होती? तो अगर सप्लाई ऑफ मनी अगर बढ़ जाएगा तो लोगों की डिमांड बढ़ेगी। तो ये ऑप्शन तो करेक्ट है, यहाँ पे नॉट पूछा है, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो करेक्ट रहेगा। फिर इंक्रीज इन पॉपुलेशन बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, तो ये तो डिमांड इंड्यूस्ड हो गया। देन फिक्स प्राइसेस, इंक्रीज इन फिक्स प्राइसेस, ठीक है। तो यहाँ पे आई थिंक जो है फिक्स प्राइसेस बढ़ रहे हैं, ठीक है। फिक्स प्राइसेस, वेरिएबल प्राइस बढ़ने से असर पड़ता है, बट फिक्स प्राइसेस से कोई असर नहीं पड़ने वाला। सो अगर लोगों की जो इनकम है उस पर टैक्स ज़्यादा दिया जाएगा, ठीक है। अगर टैक्स ज़्यादा लगेगा तो लोगों की डिस्पोजेबल इनकम कम होगी, तो वो डिमांड कम करेंगे। तो यहाँ पे बी आएगा, नहीं, एक डिमांड इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन इसकी वजह से नहीं होता। ड्यू टू डिमोनिटाइजेशन, ए डिक्रीज इन इन्फ्लेशन, बी द टोटल डिमांड विल डिक्रीज, सी ब्लैक मनी विल बी कंट्रोल, डी ऑल ऑफ द अबव। सो डिमोनिटाइजेशन की वजह से सबसे बड़ा जो कारण होता है उससे क्या होता है कि ब्लैक मनी क्या होती है, कंट्रोल की जाती है। सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। हु सेट द प्राइस इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन, जब परफेक्ट कॉम्पिटिशन होता है तो वहाँ पे जो है प्राइस कौन सेट करता है? तो वहाँ पे प्राइस इंडस्ट्री सेट करती है, ठीक है। जो भी डिमांड सप्लाई होते हैं उसके इक्विलिब्रियम से ही सेट होता है। नाउ द प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन डिपेंड्स ऑन, ऑप्शन ए एक्सपेंसेस, बी सेविंग, सी नेशनल इनकम और डी फॉरेन डेब्ट। जो प्रोसेस है कैपिटल फॉर्मेशन की वो किस पे डिपेंड करती है? तो वो ऑप्शन बी सेविंग पे ही डिपेंड होती है। लोग सेव करेंगे तभी तो कैपिटल फॉर्मेशन होगा। देन व्हाट इज़ द करंट बैंक रेट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए 3.25%, बी 4.25%, सी 5.25% एंड डी 6.25%। सो जो करंट बैंक रेट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का वो ऑप्शन में नहीं है, बट हम उसका नियरेस्ट ले लेंगे, क्योंकि जब ये पेपर जब इंट्रोड्यूस हुआ था तब इसका करंट रेट अलग था, बट एट प्रेजेंट इसका है 6.75 बैंक रेट है आरबीआई का। तो यहाँ पे आप इसका नियरेस्ट 6.25 ले सकते हैं। और अगर ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाएगा तो उसका आपको करंट रेट दिया होगा, ठीक है, आपको ऑप्शन में दिया होगा। सो आपको याद रखना है कि 6.75 क्या करंट बैंक रेट है आरबीआई का। नाउ इंडिया बिकेम अ मेंबर ऑफ द WTO, यानी कि वर्ल्ड बैंक इन 1935, बी 1945, सी 1955 और डी 1975। सो जो इंडिया बैंक है, इंडिया जो है वर्ल्ड बैंक का एक मेंबर बना जब ये वर्ल्ड बैंक स्टैब्लिश हुआ था, यानी कि यहाँ ऑप्शन बी ही करेक्ट होगा 1945 में। हु सेड इट मनी इज़ द पिवोट अराउंड विच इकोनॉमिक साइंस क्लस्टर्स, किसने कहा था कि मनी एक चक्र है, मतलब चक्र बोल सकते हैं, जिसके अराउंड सारी इकोनॉमिक चीज़ें घूमती रहती हैं? तो ये बोला था मार्शल। सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। देन द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्ल्ड बैंक इज़ ए लेंडिंग फॉर रीडेवलपमेंट, बी मेंटेनिंग स्टेबिलिटी ऑफ एक्सचेंज रेट, सी एनहांसिंग इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉपरेशन, डी नन ऑफ द अबव।
सो यहाँ ऑप्शन ए करेक्ट आ गया, क्योंकि जो वर्ल्ड बैंक है इसी वजह से बना था, जो वॉर रिकन्स्ट्रक्टेड कंट्रीज़ थी उनको रिकन्स्ट्रक्शन या डेवलपमेंट के लिए फ़ंड देने के लिए, तो उनका मेन मोटो यही था। दूसरा जो मेंटेनिंग स्टेबिलिटी इन एक्सचेंज रेट, ये WTO का मेन ऑब्जेक्टिव है। एंड एनहेंसिंग इंटरनेशनल मॉनेटरी कोऑपरेशन, ये IMF का मेन ऑब्जेक्टिव है। सो ये सभी चीज़ें आपको याद रखनी है। रीजंस फॉर अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट इन इंडिया, राइज इन पेट्रोल प्राइजेस, डीप इंटरेस्ट ऑन फॉरेन डेब्ट, सी लिबरलाइजेशन ऑफ इम्पोर्ट्स, डी ऑल ऑफ द अबव। सो जो हमारा अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट इंडिया का वो बढ़ने के सभी कारण हैं, यहाँ पे ऑल ऑफ अबव आएगा, क्योंकि पेट्रोल प्राइजेस की राइज, फॉरेन डेब्ट की इंटरेस्ट और जो इम्पोर्ट्स है उसमें बहुत ज़्यादा लिबरलाइजेशन हो गया, जिसकी वजह से ये सारे अनफेवरेबल रीजंस हो गए। इन इंडिया द वोलेटिलिटी ऑफ रुपी रिमेन्स कांस्टेंट, जो इंडिया है उसकी वोलेटिलिटी जो है ऑफ रुपी हमेशा कांस्टेंट रहती है, अस्थिरता तो जो है कांस्टेंट तो नहीं रहती, तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा ए फॉल्स। नाउ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट केम इनटू फोर्स, देखो पहले आया था फेरा, उसके बाद आया फेमा। तो फेमा कब आया? ऑप्शन ए अप्रैल 1999, बी जून 2000, सी अप्रैल 2001 और डी नन ऑफ दिस। तो यहाँ ऑप्शन बी करेक्ट आएगा, जून 2000 में ये आया था। कॉन्सेप्ट ऑफ स्केल, तो कॉन्सेप्ट ऑफ स्केल जो हम बोलते हैं ना, वो पढ़ते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल और फिर जो इक्वी मार्जिनल वाली स्केल, ये सारी जो पढ़ते हैं वही है। तो जो कॉन्सेप्ट ऑफ स्केल है ना वो लॉन्ग टर्म का है। कौन सा है? ऑप्शन सी आएगा, लॉन्ग टर्म। प्रोडक्शन फंक्शन इज ए प्रॉफिट, बी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, सी प्रोडक्शन, डी प्राइजेस। सो प्रोडक्शन फंक्शन क्या है? तो प्रोडक्शन फंक्शन एक मतलब क्या है, फंक्शन जो बनता है वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से ही बनता है। सो ऑप्शन बी करेक्ट आएगा। प्रोडक्शन इन इकोनॉमिक्स मीन्स टू मैन्युफैक्चर ए थिंग, to enlarge its size, to create utility in it, none of these। so जो इकोनॉमिक्स है यहाँ पे, यानी कि उसमें प्रोडक्शन का मतलब होता है कि किसी चीज़ में यूटिलिटी क्रिएट करना। सो ऑप्शन सी आएगा करेक्ट। Demerit of gold standard are deflationary, costly and unrealistic, price stability imaginary, D all of the above। So gold standard है उसके demerits ये सभी होते हैं। सो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। सो ऑप्शन डी आपको चूज़ करना है। इन विच थियोरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन द डिमांड एंड सप्लाई बोथ ऑफ फैक्टर्स आर कंसिडर्ड, कौन सी ऐसी सप्लाई है थियोरी है जहाँ पे दोनों ही फैक्टर्स यानी डिमांड एंड सप्लाई दोनों ही फैक्टर्स कंसिडर किए जाते हैं? ए क्लासिकल थियोरी, बी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थियोरी, सी मॉडर्न थियोरी और डी ऑल ऑफ द अबव। से यहाँ पे आएगा मॉडर्न थियोरी। मार्जिनल यूटिलिटी एट द पॉइंट ऑफ सेटिटी, यानी कि जब टोटल यूटिलिटी हमारी मैक्सिमम होगी तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी? ज़ीरो होगी। ठीक है। नाउ एवरेज यूटिलिटी इक्वल्स, एवरेज यूटिलिटी किससे इक्वल होगी? तो एवरेज तो हम क्या करते हैं, टोटल कोई भी चीज़ का एवरेज निकालना होता है, टोटल को नंबर ऑफ कमोडिटी से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ ऑप्शन बी ही करेक्ट दिख रहा है, क्योंकि टोटल यूटिलिटी डिवाइड बाय क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी, तो हमको एवरेज मिल जाएगा। सो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। There is a relation between the supply of a commodity and its price, A direct, B opposite, C both of the above, D none of the above। So आपको पता होगा कि जैसे कि हमारा जो सप्लाई कर्व बनाते हैं, ठीक है, और उसमें क्या आता है कि अगर जो प्राइसेस बढ़ते हैं कोई भी प्रोडक्ट के, तो उसका सप्लाई क्या किया जाता है? बढ़ाया जाता है, बढ़ता है। तो ये जो कर्व है ये अपवर्ड डायरेक्शन में होता है। तो हम ये कह सकते हैं प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई बढ़ती है। तो ये डायरेक्ट रिलेशन क्या है? डायरेक्ट। अगर यहाँ पे डिमांड और प्राइस होता तो इसका इन्वर्स या अपोजिट कह सकते थे। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे जो है डिमांड प्राइस बढ़ता है, ठीक है, तो डिमांड क्या होती है? कम होती है, उसका डाउनवर्ड स्लोप होता है। ये डी कर्व हम मान सकते हैं, ठीक है। तो उसका इन्वर्स अपोजिट हो सकता था। तो सप्लाई और प्राइस का कौन सा रिलेशन है? डायरेक्ट और पॉजिटिव बोल सकते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट लिखेंगे। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ अ डिमांड कर्व,
A equal, B unequal, C what will happen, it depends on its slope, D none of the above. So elasticity of demand अलग अलग पॉइंट्स ऑफ डिमांड कर्व पे अनइक्वल होगी। क्या होगी? अनइक्वल होगी, क्योंकि अलग अलग जो पॉइंट ऑफ कम्बिनेशन है प्राइस और डिमांड का वो अलग अलग आपको यूटिलिटी देने वाला है। सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। नाउ विच स्टेटमेंट इज़ ट्रू? सो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? तो टी सी इक्वल टू ए एफ सी प्लस ए पी सी, ए सी इक्वल टू ए एफ सी प्लस ए बी सी, ए सी इक्वल टू ए एफ सी प्लस टी बी सी, ए सी इक्वल टू टी एफ सी प्लस ए बी सी। सो यहाँ पे स्टेटमेंट कौन सा ट्रू है? तो ये आएगा ऑप्शन बी। क्योंकि ऑप्शन बी क्यों आएगा? एवरेज फिक्स कॉस्ट, क्योंकि आपको पता होगा फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट को मिला के टोटल कॉस्ट बनता है। ठीक है, अब यहाँ एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है। ठीक है, तो उसका क्या हो जाएगा? एवरेज कॉस्ट। सो एवरेज कॉस्ट ये वाला आएगा। हु वॉज द ऑथर ऑफ द बुक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स पब्लिश्ड इन 1890? 1890 में जो बुक पब्लिश की गई थी प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, तो उसके ऑथर कौन थे? तो उसके ऑथर थे मार्शल। ठीक है, सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, मार्शल आएगा। देन विच ऑफ दीज इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ डिमांड? डिमांड का कौन कौन सा एलिमेंट इसमें नहीं है? तो डिमांड अगर है तो उसके लिए डिज़ायर प्लस परचेजिंग पावर प्लस विलिंगनेस टू यूज़ मनी प्लस एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम ये होना चाहिए। इसके अंदर रेंट नहीं आएगा। सो ऑप्शन सी विल बी रॉन्ग, क्योंकि नॉट पूछा है। देन given goods are also called superior goods, B complementary goods, C inferior goods और D all of the above। so जो given goods कॉन्सेप्ट है जो given ने दिया था, तो इसमें क्या होता है कि given goods को हम जो है inferior goods कहते हैं। so ऑप्शन C will be correct। अब who was the propounder of cardinal approach of यूटिलिटी? सो जो कार्डिनल अप्रोच ऑफ यूटिलिटी किसने दिया था? ए हिक्स, बी मार्शल, सी एलन, डी पिगो। सो जो कार्डिनल थियोरी है वो दी थी मार्शल ने दी थी। अगर यहाँ पे ऑर्डिनल थियोरी पूछते तो ऑप्शन एक हिक्स आता। सो यहाँ पे कार्डिनल थियोरी के लिए मार्शल आएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी नॉर्मली मोस्ट इनलेस्टिक डिमांड? ए सॉफ्ट, बी सॉल्ट, सी सिगरेट, डी टेलीविज़न। तो यहाँ पर से कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी डिमांड इन एलास्टिक रहती है, मतलब उस पर कोई फ़र्क नहीं रहता? तो सॉल्ट आएगा, क्योंकि सॉल्ट का प्राइस कम हो कि ज़्यादा हो उसकी डिमांड पे कोई ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं आने वाला। जो लोग जितना कंज्यूम करते हैं वो उतना ही कंज्यूम करेंगे। सो इस इन एलास्टिक होगा। टोटल यूटिलिटीज़ मैक्सिमम व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो। जैसा कि अभी हमने ये पिछले क्वेश्चन में देखा ही था कि जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है, ठीक है, तो वहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? ज़ीरो होती है। विच इज़ करेक्ट इन द फॉलोइंग? रेंट इक्वल टू एक्चुअल अर्निंग प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इकोनॉमिक रेंट इज़ अ पार्ट ऑफ ग्रॉस रेंट। सी रेंट कैन बी नेगेटिव, डी नन ऑफ द अबव। सो यहाँ पे इकोनॉमिक रेंट इज़ अ पार्ट ऑफ ग्रॉस रेंट ये आएगा, ये करेक्ट है। अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स इकोनॉमिक्स इज़ अ ऑप्शन ए पॉजिटिव साइंस, बी नॉर्मेटिव साइंस, सी आर्ट, डी बोथ साइंस एंड आर्ट। सो रॉबिन्स जो हैं उन्होंने इकोनॉमिक्स को एक पॉजिटिव साइंस माना। उन्होंने कहा कि जो हमारी जो मतलब कह रहे हैं कि हमारी जो इकोनॉमी है यहाँ पे जो रिसोर्सेज हैं वो स्कैर्स रिसोर्सेज हैं, बट उनके यूजेस अनलिमिटेड हैं। तो वो जो अपने अनलिमिटेड यूजेस हैं उनके लिए वो अपना जो है बेस्ट यूज़ निकाल ही लेती है। तो जो रॉबिन्स हैं उनके अकॉर्डिंग पॉजिटिव साइंस कहा गया है। हु हैज़ स्टार्टेड द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रेडिट लॉक इन इंटरेस्ट थियोरी? सो जो क्रेडिट लॉक इन इंटरेस्ट थियोरी है ये किसने दिया है? तो यहाँ पे ऑप्शन है हिक्स, बी रॉबर्टसन, सी कीन्स, डी मार्शल। सो यहाँ पे कीन्स आएगा जब भी इंटरेस्ट रेट की बात होगी। ठीक है, जहाँ भी इंटरेस्ट रेट की बात होगी वहाँ आपको कीन्स ही कंसिडर करना है। ठीक है, यहाँ पे इंटरेस्ट थियोरी हो रही है डेडलॉक। सो यहाँ कीन्स आएगा।
Iron law of wages is called the theory. A, subsistence of wages. B, wages fund. C, residual claimant of wages. और D, marginal productivity of wages. तो आयरन लॉ ऑफ वेजेस को subsistences of wages भी कहते हैं. Now another name of Gaussian's first law is law of equi-marginal utility, law of returns, law of diminishing marginal utility, revealed preference theory. सो गॉसियन की जो फर्स्ट लॉ है वो है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये आएगा. सो ऑप्शन सी क्या है, करेक्ट आएगा. Now a consumer obtains the maximum satisfaction in his acts according to the law of diminishing marginal utility, equi-marginal utility, consumer surplus और all of the above. सो कोई भी कंज्यूमर है उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कब मिलेगा, सो ये आएगा इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी में. वो कोई भी जो भी इक्वल क्वांटिटी ऑफ यूनिट्स का जो कंजप्शन करेगा वहाँ पे उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा. नाउ इज़ ऑल्सो कॉल्ड ग्रुप इक्विलिब्रियम. तो ग्रुप इक्विलिब्रियम किसको कहते हैं, इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन, परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन और डी नॉन ऑफ अबव. तो यहाँ पे आएगा जो ग्रुप इक्विलिब्रियम है वो होता है सो जो ग्रुप है ये आता है इक्विलिब्रियम मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन में. सो ऑप्शन सी करेक्ट होगा. विच आर नेसेसरी कंडीशंस फॉर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, प्राइस भेदभाव, उसके लिए कौन से मेन कारण होता है, डिफरेंस इन डिमांड इलास्टिसिटी, बी लीगल सैंक्शन, सी इग्नोरेंस ऑफ बायस और डी ऑल ऑफ अबव. सो यहाँ ऑप्शन डी आएगा. क्यों आएगा, उसके कारण है कि जो अलग अलग इलास्टिसिटी होती है डिमांड की उसमें डिफरेंसेस की वजह से तो आता है. लीगल सैंक्शन यानी कि कानूनी तौर पे अगर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हुआ, जैसे कि हमारा रेलवे है तो वो क्या करता है, सपोज़ वो जो हमें जो फैसिलिटी दे रहा है, स्लीपर क्लास अलग दे रहा है, सिटिंग की दे रहा है, फिर एसी, जैसा आप प्राइस पे करोगे वैसा आपको फैसिलिटी देंगे, तो वो इस वजह से भी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है. देन इग्नोरेंस ऑफ बायर्स, यानी कि अगर बायर्स को कुछ पता ही नहीं है मार्केट के बारे में, सो वहाँ पे भी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल है. सो ये सारी चीज़ें आएंगी. सो ऑल ऑफ अबव. विच इज़ द इनकरेक्ट एट्रीब्यूट ऑफ कैपिटल, कैपिटल का क्या चीज़ इनकरेक्ट है, सो कैपिटल इज मैन मेड. तो इसमें इनकरेक्ट पूछा है तो यस, कैपिटल मैन मेड. पैसिव है तो यस. इमोबाइल और डी इनकम अर्निंग, एवरीथिंग इज पॉसिबल, बट यहाँ पे इमोबाइल नहीं आएगा. कैपिटल जो है फिजिकल फॉर्म में तो होता नहीं है. सो ये इमोबाइल हो सकता है क्योंकि इसकी मोबिलिटी ज़्यादा होती है, कहीं पे भी आप कैपिटल मूव कर सकते हो. According to Marshall view, the law of diminishing return applies to A, industry, B, agriculture, C, neither industry nor agriculture, D, agriculture and industry both. So Marshall का भी पूछा है. ऐसे तो डिमिनिशन रिटर्न जो है वो इंडस्ट्री को भी एप्लीकेबल होती है और एग्रीकल्चर को भी, बट यहाँ पे मार्शल का भी पूछा. तो जब मार्शल ने ये थ्योरी दी थी तो उन्होंने एग्रीकल्चर को कंसिडर किया था, तो हम यहाँ ऑप्शन बी लेंगे. मार्केट प्राइस इज कॉन्स्टेंट विद द प्राइस ऑफ. तो मार्केट प्राइस किससे कॉन्स्टेंट होता है, तो शॉर्ट पीरियड से. कैसे होगा, शॉर्ट पीरियड, जो कि हम बोल सकते हैं मार्केट प्राइस शॉर्ट पीरियड से, जो कि 1 ईयर के अंदर का पीरियड बोल सकते हैं. इन मनी कॉस्ट इकोनॉमिस्ट इंक्लूड. सो जो मनी कॉस्ट जो हम बोल सकते हैं मॉनेटरी कॉस्ट, या तो उसके अंदर आई थिंक एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट दोनों ही, और एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट और नॉर्मल ये सभी होते हैं. सो यहाँ पे ऑल ऑफ अबव आएगा. नाउ डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज इलास्टिक व्हेन इट हैज़ यूजेस वेरी essential for the consumer, B, many uses, C, only one uses, D, uses which cannot be postponed. So कोई भी कमोडिटी की डिमांड इलास्टिक होगी जब उसके बहुत सारे यूजेस होते हैं. सो ऑप्शन बी क्या आएगा, करेक्ट आएगा. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. तो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप और ऑर्गेनाइजेशन ये सभी होते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन सी वैल्यू नहीं आएगा क्योंकि वैल्यू कोई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं होता. व्हेन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ टी एंड डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ कॉफ़ी, अगर प्राइस बढ़ गया टी का एंड डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ कॉफ़ी, तो क्या होगा, टी विल बी परचेज मोर, कॉफ़ी विल बी परचेज मोर, मोर टी एंड लॉस
coffee will be purchased, D less tea and more coffee will be purchased. तो आई थिंक ऑप्शन डी करेक्ट आएगा, क्योंकि अगर प्राइस ऑफ टी बढ़ गया तो वहाँ पे टी कम कंज्यूम की जाएगी, कॉफ़ी ज़्यादा यूज़ की जाएगी. अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज़ an artificial person, a natural person, an artificial legal person और डी ट्रस्ट. सो यहाँ पे ऑप्शन ए और सी दोनों ही करेक्ट हैं, बट यहाँ पे जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में पूछा. जब ऑप्शन में आपको परफेक्ट इन्फॉर्मेशन दी है तो आप पहले उसी को ध्यान दोगे. तो ये जॉइंट स्टॉक कंपनी को एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन कहा जाता है. तो ऑप्शन सी क्या होगा, करेक्ट होगा. Which of the following is not a form of business organization? A sole proprietorship, B partnership, C charitable trust, D joint stock company. So यहाँ पर जो ऑप्शन दिए इसमें से कौन सा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, तो चैरिटेबल ट्रस्ट नहीं होगा, क्योंकि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है, कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता. Which one of the following is not an advantage of advertising? Leads in reduction prices, creates monopoly, increase sales, create employment. सो यहाँ पे क्या होता है कि एडवर्टाइजिंग का एडवांटेज नहीं है, तो ये बी आएगा, क्योंकि एडवर्टाइजिंग की वजह से मोनोपोली थोड़ी ना क्रिएट होती है, सेल्स बढ़ता है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, प्राइसेस रिड्यूस होते हैं, बट मोनोपोली नहीं क्रिएट होती. प्रॉफिट इन बिजनेस मीन्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, बी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, सी प्रॉफिट बिफोर टैक्स, डी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड. सो बिजनेस प्रॉफिट का मतलब होता है EBIT यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. ऑप्शन बी विल बी करेक्ट. बिजनेस प्लानिंग इज अफेक्टेड बाय नेचर ऑफ द बिजनेस, डिग्री ऑफ रिस्क, गुडविल ऑफ द फर्म, डी ऑल ऑफ द अबव. सो बिजनेस की प्लानिंग ये सारे फैक्टर से अफेक्ट होती है, नेचर ऑफ बिजनेस, डिग्री ऑफ रिस्क एंड गुडविल ऑफ द फर्म. सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर. इंटरेस्ट रेट इज रेगुलेटेड बाय State Bank of India, by Reserve Bank of India, by SEBI और by Industrial Development Bank. So you know that कि यहाँ पे बैंक को रेगुलेट कौन करता है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. तो ऑब्वियसली इंटरेस्ट रेट कौन रेगुलेट करेगा, RBI ही करेगा. फंड फ्लो स्टेटमेंट हाईलाइट्स sources of funds, application of funds, C sources and application of funds, और D none of the above. So fund flow statement दोनों ही हाईलाइट करता है. ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, sources and application of funds. विच इज़ नॉट अ मैथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल, क्रेडिट कंट्रोल का कौन सा मैथड नहीं है. इशू ऑफ करेंसी, बैंक रेट पॉलिसी, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, डी सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल. सो क्रेडिट कंट्रोल करना यानी कि जो ज़्यादा हो गई है, मतलब मोबिलिटी करेंसी की, उसको कंट्रोल करना. तो इश्यू ऑफ करेंसी से तो बढ़ जाएगी, तो इश्यू ऑफ करेंसी नहीं आएगा, और सारी चीज़ों से क्रेडिट कंट्रोल होता है, इश्यू ऑफ करेंसी से नहीं होता है. वर्ड बुल एंड बियर आर एसोसिएटेड विद ए स्टॉक एक्सचेंज, बी बैंकिंग, सी फॉरेन ट्रेड, डी नन ऑफ दिस. सो जो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट आएगा, क्योंकि बुल एंड बियर ये दोनों स्टॉक मार्केट से रेगुलेटेड एसोसिएटेड होते हैं. नाउ मिक्स्ड इकोनॉमी मीन्स ऑप्शन ए को एग्जिस्टेंस ऑफ स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्री, बी को एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर, सी गांधीयन इकोनॉमी, डी नन ऑफ दीज. सो मिक्स्ड इकोनॉमी जो है वो जो है वहाँ पे प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर दोनों होते हैं, तो ये आएगा. अगर ये कैपिटलिस्ट बोलते तो वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर आता. तो इस तरह से ये सारे अलग अलग चीज़ें हैं, तो ये मिक्स्ड में दोनों ही होती हैं, प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर. डबल एंट्री सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन ए अमेरिका, बी जापान, सी ब्रिटेन, डी इटली. तो डबल एंट्री सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इटली और फ्रांस, फ्रांस के इटली में हुआ था, तो इटली ऑप्शन डी करेक्ट आएगा. द साइन ऑफ कंट्रीज ग्रोथ इज मोर एंड मोर इंडस्ट्री, बी हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, सी हायर पर कैपिटा इनकम, डी मोर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. सो कोई भी कंट्री का ग्रोथ होगा ये हायर पर कैपिटा इनकम से शो होगा. सो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, क्योंकि पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी तो ही तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होगा. सो जो ग्रोथ का इंडिकेटर होता है वो हाई पर कैपिटा इनकम होता है. ऑपरेशन फ्लड इज रिलेटेड with a production of food grain, B production of milk, C production of eggs, D none of the above. So जो ये है ऑपरेशन फ्लड, ये प्रोडक्शन ऑफ मिल्क से रिलेटेड है. ये 1970 में इंट्रोड्यूस हुआ था. आई थिंक 12 जनवरी या 13 जनवरी ऐसा ही कुछ था, तब ये इंट्रोड्यूस हुआ था. In India, liberalization and privatization began from A 1991, B 1971, C 1981 और D 1947. So इंडिया में liberalization और privatization 1991 से हुआ था. So option A will be correct.
The economic environment of a business include A option economic system, B economic policies, C economic conditions, D all of the above. So economic environment में सभी चीज़ें include होती हैं, so option D will be correct. Then Exim Bank was established in A 1982, B 1983, C 1985, D none of the above. So Exim Bank को 1982 में establish किया गया था. ये मेनली एक्सपोर्ट इम्पोर्ट को रेगुलेट करने के लिए हुई थी. देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप? ए वन मैन ओनरशिप, बी लिमिटेड लाइबिलिटी, सी पर्सनल कंट्रोल, डी टोटल रिस्क. सो जो यहाँ पे जो है सोल प्रोप्राइटरशिप है, यहाँ पे क्या चीज़ करेक्ट नहीं है? तो बी करेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप जो होती है बिजनेस में एक पर्सन की ओनरशिप होती है, उसका पर्सनल कंट्रोल होता है, टोटल रिस्क भी वो ही बेयर करता है, बट पूरी की पूरी उसकी ही लाइबिलिटी होती है, तो अनलिमिटेड आएगी, लिमिटेड नहीं आएगी. नॉन ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशंस प्रिपेयर. नॉन ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशंस क्या प्रिपेयर करते हैं? ए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, सी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, डी ऑल ऑफ द अबव. सो जो नॉन ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशन वो 3 अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं: रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स फॉर रिकॉर्डिंग कैश ट्रांजेक्शन, देन इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो प्रॉफिट एंड लॉस के लिए होता है, एंड बैलेंस शीट होती है. तो यहाँ पे ऑप्शन सी क्या होगा? करेक्ट होगा. What do you mean by blue chip company? A financially sound company, B sick company, C newly established company, D public sector company. So blue chip company वो होती हैं जिनकी financial position बहुत strong होती है. So financially sound company, option A will be correct. Break even point is known as maximum profit point, B minimum profit point, C minimum loss point, D no profit no लॉस पॉइंट. सो BEP एनालाइजर जो हम स्टडी करते हैं वो क्लियरली वही ऐसा बोलते हैं कि एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे इक्विलिब्रियम अटेन होता है, यानी कि एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे जो बिज़नेस है ना ही लॉस करती ना प्रॉफिट करती है, उसके ऊपर अगर उसके ऊपर जो है वर्क कर रही है तो वहाँ पे प्रॉफिट होगा, अदरवाइज उसके अंडर होगा तो वो लॉस होगा. सो BEP पॉइंट जो है वो नो प्रॉफिट और नो लॉस पॉइंट होता है. Most favored method of payment in e-commerce is. So most favored method of payment in e-commerce is A cash, B credit card, C check, D bank draft. So 95% जो e-commerce है वो जो पेमेंट है वो क्रेडिट कार्ड पे डिपेंड होता है. सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट. मोस्ट फेवर्ड मेथड जो पेमेंट की वो क्रेडिट कार्ड आएगा. Which commission has been formed in place of Planning Commission in India? A Development Commission, B Coordination Commission, C Control Commission, D Niti Aayog. So Planning Commission of India was established in 1950 for introducing 5-year plan, but इसको बाद में रिप्लेस करके नीति आयोग से रिप्लेस कर दिया गया. सो ऑप्शन डी आएगा करेक्ट. A bakery produces cakes, biscuit and bread. These products should treated as A joint product, B co-product, C by-product, D none of the above. So bakery, cake, biscuit और bread सभी चीज़ें प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो सारे कोई अलग प्रोडक्ट नहीं होते, तो वो एक दूसरे के साथ ही बनते हैं, तो वो को प्रोडक्ट आएगा. ठीक है, क्या आएगा? को प्रोडक्ट आएगा. सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट, क्योंकि कोई बाय प्रोडक्ट नहीं है. नाउ A check is a bill of exchange, B promissory note, C share warrant और D none of the above. चेक एक बिल ऑफ एक्सचेंज होता है. ठीक है, वो कोई अनकंडीशनल जो है नोट होता है जहाँ पे एक जो ड्रॉअर है वो ड्रॉई को ये चीज़ पे करने के लिए बोल रहा है एक सर्टेन अमाउंट एट अ फिक्स डेट. सो बिल ऑफ एक्सचेंज विल बी करेक्ट. Outstanding expenses are shown as an expense, B an income, C a liability, D an asset. So outstanding expenses को बैलेंस शीट में liability side as a liability शो किया जाता है, तो ऑप्शन सी will be correct. Financial statements are A estimated facts, B anticipated facts, C recorded facts, D none of the above. सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को जो है रिकॉर्डेड फैक्ट्स बोला जाता है, क्योंकि आपको पता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इसलिए बनाए जाते हैं टू शो द फेयर एंड ट्रू वैल्यू ऑफ एनी बिजनेस. तो ये एक रिकॉर्डेड फैक्ट होता है. सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट. According to going concern concept, a business entity assumed to have a long life, B a short life, a very short life, D a definite life.
सो जो गोइंग कॉन्सेंट कॉन्सेप्ट है इसके अकॉर्डिंग बिजनेस का इनडेफिनेट लाइफ होता है, बट यहाँ ऑप्शन में डेफिनेट लाइफ लिया है। शॉर्ट लाइफ तो हो ही नहीं सकता, वेरी शॉर्ट नहीं होगा। इनडेफिनेट अगर होता तो हम ऑप्शन डी लेते, बट यहाँ पे क्या दिया है, डेफिनेट, कोई फिक्स लाइफ नहीं होती। गोइंग कॉन्सेंट कॉन्सेप्ट जो है उसके अकॉर्डिंग ये माना जाता है कि जो हमारा बिजनेस एंटिटी बहुत लंबे टाइम तक चलने वाला है, सो अ लॉन्ग लाइफ। हम यहाँ ऑप्शन ए को करेक्ट मानेंगे। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक दास कैपिटल? ए कार्ल मैक्स, बी रॉबिन्स, सी थॉमस, डी कॉटल। तो जो बुक है दास कैपिटल वो कार्ल मैक्स ने दी थी, ठीक है। सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। हाईएस्ट व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया इज़ ए पंजाब, बी बिहार, सी हरियाणा, डी उत्तर प्रदेश। तो एट प्रेजेंट जो इंडिया का सबसे ज़्यादा व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट है अकॉर्डिंग टू डेटा, ये है उत्तर प्रदेश, ठीक है। उसके बाद आई थिंक मध्य प्रदेश आता है, थर्ड आता है पंजाब। सो यहाँ पे डी उत्तर प्रदेश करेक्ट आएगा। हु इज़ द वॉच डॉग ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड? ए वर्ल्ड बैंक, बी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, सी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, डी नेटो। सो यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रेड की बात हो रही है, ठीक है। इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ाने के लिए WTO ही इस्टेब्लिश किया गया था, तो वही क्या है, एक वॉच डॉग है इंटरनेशनल ट्रेड का। तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। Which of the following is the internal document of a company? A memorandum of association, B article of association, C prospectus, D statement of लियो ऑफ प्रॉस्पेक्टस। सो जो इंटरनल डॉक्यूमेंट ऑफ कंपनी है उसको हम कहेंगे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, क्योंकि इसके अंदर नेम ऑफ डायरेक्टर्स और मैनेजर्स, शेयर होल्डर्स, उनकी प्लेस क्या है, उनका रेम्युनरेशन क्या है, उनकी सैलरी क्या है, एवरीथिंग इज़ इंक्लूडेड। और अगर यहाँ पे एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट होता तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, क्योंकि वो पब्लिक के लिए होता है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इंटरनल डॉक्यूमेंट ऑफ अ कंपनी कंसिडर किया जाता है। सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। For business marketing is a compulsory, B necessary, C unnecessary, D luxury। तो आई थिंक बिजनेस के लिए मार्केटिंग कंपलसरी है, क्योंकि बिना मार्केटिंग के कोई बिजनेस एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा। Establishment expenses of a new machinery will be debited from expense account, B profit and loss account, C advertisement account और D machines account। you must know that कि कोई भी मशीनरी जब लाई जाती है उसका एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंस हमेशा उसमें ऐड करके ही शो किया जाता है, तो वो डायरेक्टली मशीनरी अकाउंट को ही डेबिट किया जाता है। सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड ए on cost price, B on market price, C whichever is less between cost price and market price, D whichever is more between cost and market price। so closing stock हमेशा मार्केट या कॉस्ट प्राइस दोनों का जो लेस प्राइस होता है उससे होता है। सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। फादर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम वॉज ए ल्यूका पैसियोली, बी मार्शल, सी पिकेस, डी JR बार्टली बॉयस। सो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट होगा, क्योंकि ल्यूका पैसियोली ऑफ इटली एक फ्रांसीसियन फ्रायर जो थे उनको फादर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम माना जाता है। सो ए जो है ये ल्यूका पैसियोली करेक्ट होगा। GST स्टैंड्स फॉर ए जनरल एंड सर्विस टैक्स, बी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सी गुड्स एंड ट्रेड टैक्स और डी नन ऑफ द अबव। सो GST का करेक्ट आंसर आएगा गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। द गवर्नर ऑफ RBI इज ए रघुराम राजन, बी उर्जित पटेल, सी शक्तिकांत दास, डी कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। सो यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट होगा। सो शक्तिकांत दास आएगा। सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। फिस्कल पॉलिसी ऑफ इंडिया इज फॉर्मुलेटेड बाय ए प्राइम मिनिस्टर, बी फाइनेंस मिनिस्टर, सी नीति आयोग और डी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो आपको पता होना चाहिए फिस्कल पॉलिसी जो फाइनेंस एंड टैक्सेशन से रिलेटेड होती है, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर बनाता है। तो बी करेक्ट होगा। अगर यहाँ मॉनेटरी पॉलिसी होता तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आता। Which of the following is not the function of the commercial bank? A acceptance of deposit, B issuance of currency, C advancing loan और D credit creation। so यहाँ पूछ रहे कमर्शियल बैंक का क्या काम नहीं है, तो बी करेक्ट आएगा इश्यू ऑफ करेंसी, क्योंकि ये काम RBI का होता है। जो कमर्शियल बैंक है होता है उनका काम होता है डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, लोन एडवांस करना, क्रेडिट क्रिएट करना। तो यहाँ पे ऑप्शन बी नहीं आएगा, क्योंकि वो RBI का काम होता है। Who is the father of scientific management? Taylor, B Fowler, C जॉर्ज टेरी और D एप्ली। तो यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर आएगा जो है टेलर आएगा,
ठीक है, FW टेलर, जिनको साइंटिफिक मैनेजमेंट का फादर कहा जाता है। ठीक है, देन थ्योरी X and Y ऑफ मोटिवेशन हैज़ बीन प्रोपोनेटेड बाय, तो A मैस्लो, B आउची, C हर्जबर्ग और D MC ग्रेगर। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि MC ग्रेगर को ही थ्योरी X and Y ऑफ मोटिवेशन के फादर माना जाता है। द फंक्शन ऑफ डिसीजन मेकिंग इज ऑफ A लोअर मैनेजमेंट, B मिडल मैनेजमेंट, C टॉप मैनेजमेंट और D नॉन ऑफ दिस। सो जो फंक्शन है डिसीजन मेकिंग का वो हाईएस्ट टॉप अथॉरिटीज़ करती हैं, तो टॉप मैनेजमेंट आएगा, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। डेलीगेशन कैन बी डन ऑफ A अथॉरिटी, B रिस्पॉन्सिबिलिटी, C अकाउंटेबिलिटी और D नॉन ऑफ दिस। यू मस्ट रिमेंबर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटीज़, डेलीगेशन सिर्फ और सिर्फ अथॉरिटी का ही होता है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी कभी भी डेलीगेट नहीं हो सकती, सो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। द कैपिटल ऑफ कंपनी इज डिवाइडेड इन मेनी पार्ट्स इज कॉल्ड ए प्रॉफिट, बी शेयर, सी डिविडेंड, डी इंटरेस्ट। सो कंपनी की जो कैपिटल है उसको मिनी पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, उसको हम शेयर कहेंगे, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्रॉस इज पॉसिबल is A check, B bills of exchange, C promissory note, D all of the above। सो क्रॉस सिर्फ और सिर्फ चेक का होता है और किसी चीज़ का नहीं होता है, तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। विच वर्क इज नॉट डन बाय द लिक्विडेटर ऑफ कंपनी, रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स, टेकिंग लोन्स, C पेमेंट ऑफ लायबिलिटी, D डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस मनी अमंग शेयर होल्डर्स। सो लिक्विडेटर कब अपॉइंट किया जाता है, जब डिसोल्यूशन हो जाए कोई भी कंपनी का, मतलब जब बंद की जा रही होती है, और लिक्विडेटर ये होता है कि कंपनी के बिहाफ पे जो भी वर्किंग था उसको क्या करना है, सेट ऑफ करना होता है, यानी कि असेट्स को रियलाइज़ करके, मतलब बेच के जो भी अमाउंट बचता है उससे लायबिलिटी पेमेंट की जाती है, और जितना डिस्ट्रीब्यूशन सरप्लस बचता है शेयर होल्डर्स को दिया जाता है, क्रेडिटर्स या डेप्टर्स को देने के बाद, क्रेडिटर्स लोगों को देने के बाद। सो अब वो लोन क्यों लेंगे, सो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, क्योंकि वो लोन बढ़ा के कोई लायबिलिटी थोड़ी ना बढ़ाएंगे, तो ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट। ये लिक्विडेटर का काम नहीं, लोन क्यों लेगा, वो रियलाइज करेंगे एसेट्स, लायबिलिटी पेमेंट करेंगे और सरप्लस बचता है तो वो शेयर होल्डर्स को दे देते हैं। SWOT एनालिसिस इंक्लूड्स A strength, B weakness, C threats और D all of the above। सो SWOT एनालिसिस में S मतलब होता है स्ट्रेंथ, W मतलब होता है वीकनेस, T मतलब होता है थ्रेट्स एंड O मतलब अपॉर्चुनिटीज़। तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव आएगा, ठीक है, करेक्ट है। देन इन कीन्स थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट डिपेंड्स अपॉन, कीन्स की जो थ्योरी है एम्प्लॉयमेंट की वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, ए एग्रीगेट डिमांड, बी एग्रीगेट सप्लाई, सी इफेक्टिव डिमांड और डी मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। सो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, इफेक्टिव डिमांड पे एम्प्लॉयमेंट डिपेंड करता है। बुक कीपिंग मीन्स A to write books, B to keep books, C to record trading transaction in the books of account, D all of the above। सो बुक कीपिंग मतलब होता है कि जो ट्रांजेक्शन है उनको बुक ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना, सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। फाइनल स्टेप ऑफ अकाउंटिंग इज ए मेजरमेंट, बी कम्युनिकेशन, सी समराइजेशन, डी नन ऑफ दिस। ऑप्शन बी करेक्ट आएगा, क्योंकि आप अकाउंटिंग डेफिनेशन भी देखोगे ना, अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ समराइजिंग, क्लासीफाइंग, इवोल्यूटिंग द इवेंट्स एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स thereof। तो कम्युनिकेशन ही आएगा, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। अकॉर्डिंग टू द कॉस्ट कॉन्सेप्ट द एसेट्स आर ऑलवेज वैल्यूड एट मार्केट प्राइस, बी परचेज प्राइस, सी करंट प्राइस, जी मार्केट प्राइस और परचेज प्राइस। तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमेशा एसेट्स को वैल्यू किया जाता है परचेज प्राइस पे, किस पे, परचेज प्राइस, क्योंकि कॉस्ट प्लस जितना भी उसमें इंस्टॉलेशन या जो भी एक्सपेंसेस किया जाता है रिपेयरिंग का वो सभी ऐड किया जाता है, तो परचेज प्राइस आएगा। Accounting Standard Board was established by the Institute of Chartered Accountants of India in A 1973, B 1975, C 1977, D 1999। सो ASB यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड जो इंडिया में स्टैब्लिश किया गया था वो 1977 में आएगा, तो ऑप्शन सी करेक्ट आएगा। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी वॉज established in the year A 1970, B 1947, C 1950, D 1973। सो स्टूडेंट्स ये दोनों जो है आपको कन्फ्यूजन के लिए एक साथ क्वेश्चन दे दिए गए। हमेशा आपको याद रखना है कि कमिटी की बात हो रही, पहले तो कमिटी बनेगी, बोर्ड बनेगा, तो पहले कमिटी बनाएगी। तो कमिटी 1973 में बनी थी, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी। उसके बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड वो 1977 में बना था, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद रखनी कि कमिटी पहले बनी थी 1973 में और अकाउंटिंग बोर्ड बना था 1977 में।
गिव बर्थ टू डबल एंट्री सिस्टम, ए लुका पैसियोली, बी मार्शा, सी पिकलस, डी बार्टली बॉय। सो अभी हमने ये क्वेश्चन एक बार और देखा हुआ है। सो डबल एंट्री सिस्टम के फादर किसको बोला जाता है, जिन्होंने इसको जन्म दिया, लुका पैसियोली कहा जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। सिंगल एंट्री सिस्टम इज यूजुअली सुटेबल फॉर ए कॉर्पोरेशंस, बी स्मॉल ट्रेडर्स, सी कंपनीज, डी नन ऑफ दीज। सो सिंगल एंट्री सिस्टम यूजुअली स्मॉल ट्रेडर्स के लिए यूजफुल होता है क्योंकि वो कोई बुक ऑफ अकाउंट जल्दी प्रिपेयर नहीं करते। कैपिटल अकाउंट इज ए पर्सनल अकाउंट, बी इमर्सनल अकाउंट, सी रियल अकाउंट और डी नॉमिनल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट वो ओनर प्रिपेयर करता है तो उसका पर्सनल अकाउंट आएगा। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। स्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस ऑफ न्यू मशीन विल बी डेबिटेड इन, जो नई मशीन है उसके स्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस हैं वो किसको डेबिट किए जाएंगे, तो बी आएगा मशीन अकाउंट। ठीक है। द कैश बुक रिकॉर्ड्स, कैश बुक क्या रिकॉर्ड करती है, तो ए ऑल कैश रिसिप्ट्स, बी ऑल कैश पेमेंट्स, सी ऑल कैश रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स, डी नन ऑफ दिस। सो कैश बुक हमेशा दोनों चीज़ रिकॉर्ड करती है, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स। ठीक है, तो सी आएगा। नो जनरल एंट्री इज मेड फॉर ए ट्रेड डिस्काउंट, बी कैश डिस्काउंट, सी नन ऑफ बोथ ऑफ देम, डी नन ऑफ दिस। हमेशा आपको याद रखना ट्रेड डिस्काउंट जब लार्ज क्वांटिटी में परचेस किया जाता है जब भी, तो वहाँ पे ही डायरेक्टली वो डिडक्ट कर दिया जाता है, उसकी कोई एंट्री नहीं होती। तो ट्रेड डिस्काउंट है जिसकी कोई जनरल एंट्री नहीं होती। कैश डिस्काउंट की जनरल एंट्री होती है। तो नो जनरल एंट्री जब भी पूछेंगे तो ट्रेड डिस्काउंट आएगा। क्रेडिट बैलेंस ऑफ अ नॉमिनल अकाउंट शोज, ठीक है, जो नॉमिनल अकाउंट है उसका क्रेडिट बैलेंस क्या दिखाता है, तो क्रेडिट बैलेंस हमेशा इनकम और प्रॉफिट दोनों दिखाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी और डी दोनों करेक्ट आएगा क्योंकि नॉमिनल अकाउंट में बोलते हैं ना एक्सपेंसेस और लॉसेस इनकम और गेंस के लिए होता ही है, तो इनकम और प्रॉफिट और बिजनेस शो करता है, तो बी और डी आएगा। लेजर इज़ अ प्रिंसिपल बुक, बी सब्सिडरी बुक, सी मेमोरेंडम बुक, डी नन ऑफ दीज। तो लेजर को प्रिंसिपल बुक कहा जाता है। ठीक है, और द बुक ऑफ लास्ट एंट्री भी बोल सकते हैं। ट्रायल बैलेंस इज़ अ जर्नल, बी अकाउंट, सी स्टेटमेंट, डी इन्फॉर्मेशन। तो हमेशा आपको याद रखना ट्रायल बैलेंस और बैलेंस शीट दो ही ऐसी चीज़ें हैं जो स्टेटमेंट होते हैं, कोई अकाउंट नहीं होते। तो ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट होता है, अकाउंट नहीं होता। ट्रायल बैलेंस इज़ प्रिपेयर्ड on the specific date, B on the specific month, C on the specific year, D none of these। so हमेशा आपको याद रखना है ट्रायल बैलेंस एक स्पेसिफिक डेट पर बनता है, जनरली एट द एंड ऑफ अ ईयर 31 मार्च एवरी ईयर, एक स्पेसिफिक डेट को बनता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। Then a large amount spent on special advertisement is A capital expenditure, B revenue expenditure, C revenue loss, D deferred revenue expenditure। so एक large amount सिर्फ एडवर्टाइजमेंट पे स्पेंड कर दें उसको बोलेंगे डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि जो एडवर्टाइजमेंट पे बहुत सारा एक्सपेंस किया गया उसका फ़ायदा हमें लंबे टाइम तक मिलने वाला है। ठीक है, तो डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आएगा। बैलेंस ऑफ सस्पेंड अकाउंट ऑलवेज शोज ए डेबिट बैलेंस, बी क्रेडिट बैलेंस, सी डेबिट और क्रेडिट बैलेंस, डी नन ऑफ दिस। सो जो बैलेंस है सस्पेंस अकाउंट का वो हमेशा डेबिट या क्रेडिट दोनों हो सकता है। सो ऑप्शन सी करेक्ट आएगा क्योंकि जो साइड पे जो है बैलेंस मैच नहीं होता उस साइड हम दिखाते हैं, तो ऑप्शन सी आएगा। डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स असेट फॉर ट्रेडिंग इज इनकम, बी एक्सपेंडिचर, सी प्रॉफिट, डी लॉस। तो जो है ये जो डेप्रिसिएशन जो फिक्स असेट पे है वो कोई लॉस नहीं होता, अनऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर होता है। सो यहाँ पे बी आएगा, ऑप्शन बी। अ प्रोविजन इज, तो प्रोविजन क्या है, तो प्रोविजन एंड अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, सी सरप्लस, डी नन ऑफ दिस। तो प्रोविजन क्या होता है कि प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज किया जाता है फॉर फ्यूचर के लिए। सो ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट होगा। Now the secret reserve will be shown in A profit and loss account, B profit and loss appropriation account, C balance sheet और D none of these। so secret reserve जो है वो सीक्रेट नाम ही दिया है सीक्रेट, तो वो कहीं भी नहीं दिखाया जाता, तो नन ऑफ दीज आएगा। ना ही वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा, ना ही वो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएगा, ना ही वो बैलेंस शीट में। सो नन ऑफ दीज विल बी करेक्ट आंसर। सो कैपिटल एक्सपेंडिचर आर शोन इन ए ट्रेडिंग अकाउंट, बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सी बैलेंस शीट और डी नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे आपको हमेशा याद रखना है कि जो रेवेन्यू एक्सपेंसेस होते हैं
या इनकम्स होती हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होती है, लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर या कैपिटल इनकम होती हैं तो वो हमेशा बैलेंस शीट में शो की जाती हैं। सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव्ड ऑन इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, A revenue receipts, B capital receipts, C deferred revenue receipts और D none of these। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव क्या होते हैं कि जब कैपिटल कलेक्ट किया जाता है, मतलब कि कैपिटल इशू किया जाता है उस पे होता है, तो वो एक कैपिटल रिसिप्ट माना जाएगा, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन बी करेक्ट होगा। गुडविल इज अ फ्लोटिंग एसेट, बी वेस्टिंग एसेट, सी फिक्टिशियस एसेट और डी इंटेंजिबल एसेट। तो गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट होता है, ठीक है। क्योंकि गुडविल क्या है, रेपुटेशन ऑफ बिजनेस, जो कि बहुत सालों तक एक नाम मतलब क्रिएट करती है, तो वो गुडविल होती है, रेपुटेशन होती है कोई भी बिजनेस का। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज ए एक्सपेंडिचर ऑफ बिजनेस, बी इनकम ऑफ बिजनेस, सी इनकम ऑफ ओनर, डी नन ऑफ दिस। सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए तो वो क्या होगा, इनकम होगा। बिजनेस के लिए क्या है, इनकम, क्योंकि जिसने यानी कि जो बिजनेस ओनर है या पार्टनर है, अगर उसने ड्राइंग की है तो उसको बिजनेस को इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो बिजनेस के लिए वो इनकम हो जाएगा। Liabilities and assets are rupees 87,000 and 92,000 respectively. The amount of difference will be A creditors, B debentures, C profit, D capital. So यहाँ पे देखो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे liabilities यानी L कितना दिया है 87,000, ठीक है, और जो assets हैं यानी A कितना दिया है 92,000, ठीक है। और आपको एक फॉर्मूला याद होगा, क्या होता है फॉर्मूला, एसेट्स इक्वल टू सी प्लस एल, कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो एसेट्स कितना है यहाँ पे, एसेट्स है 92,000, ठीक है, और यहाँ पे 87,000 क्या है कि ये है जो है लायबिलिटी। तो ये जो है जब अगर आप 92,000 में 87,000 माइनस करोगे तो 5,000 बचेगा, वो आपका होगा कैपिटल। जो ये फॉर्मूला होता है ना जो है A इक्वल टू सी प्लस एल वाला फॉर्मूला, वो वाला फॉर्मूला है। तो यहाँ पे हमें कैपिटल मिल जाएगा, यानी कि हम क्या कर रहे हैं कि C इक्वल टू A माइनस एल किया तो हमें जो है ये 5,000 मिला, वो कैपिटल होगा, वो इक्वेशन के अकॉर्डिंगली। द रिलेशन ऑफ पार्टनर्स विद फर्म इज ए मैनेजर एज सर्वेंट, सी एज एजेंट, डी एज मोनोपोलिस्ट। तो जो पार्टनर्स होते हैं वो फर्म का एक तरह से एजेंट का वर्क करते हैं, तो उनका रिलेशन एज एन एजेंट होगा। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। नॉर्मली द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज कैलकुलेटेड ऑन ए कैपिटल इन द बिगनिंग, बी कैपिटल एट द एंड, सी एवरेज कैपिटल, डी ऑल ऑफ दिस। अगर आपने फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर किए होंगे, अगर आपने याद रखा होगा तो आपको याद होगा कि जब भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है तो वहाँ पे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमेशा कैपिटल की बिगनिंग वाली अमाउंट पे होता है, कैपिटल इन द बिगनिंग। सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। फॉर द फर्म इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज ए एक्सपेंस, बी लॉस, सी इनकम, डी प्रॉफिट। ये क्वेश्चन अभी रिपीट हुआ, अभी हमने देखा था कि कोई भी बिजनेस की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है, तो उसके लिए तो क्या होगा, ये इनकम ही होगा। नाउ हाईएस्ट वैल्यू ऑफ गुडविल इज ए डॉग वैल्यू नेट गुडविल, बी कैट नेचर गुडविल, सी रेट नेचर गुडविल, डी रैबिट नेचर गुडविल। सो यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू ऑफ गुडविल होगा कैट नेचर गुडविल। कैसे, डॉग नेचर गुडविल मतलब ऐसी गुडविल होती है जहाँ पे क्या होता है कि जो कंज्यूमर्स होते हैं, ठीक है, वो किसके प्रति जो है वफादार होते हैं, वो मतलब कि उनको प्लेस ऑफ बिजनेस से कोई मतलब नहीं होता, वो ओनर्स से अटैच होते हैं, यानी कि वो ओनर्स के प्रति वफादार होते हैं, ठीक है। उनको ये मतलब नहीं कि बिज़नेस कहाँ होना है, बट ओनर वही होना चाहिए कि जिससे वो चीज़ परचेज कर लें। फिर कैट नेचर गुडविल में क्या होता है कि ओनर से कोई मतलब नहीं होता, उसमें ये होता है कि जो है बेस्ट चीज़ें दी जाए उस पर निर्भर करता है। तो कैट नेचर गुडविल में क्या होता है कि उनको प्लेस ऑफ बिजनेस या कौन कर रहा है, मतलब कि कौन बिज़नेस कर रहा है, उससे कोई मतलब नहीं होता, उनको ब्रांड लॉयल्टी से मतलब होता है, यानी कोई चीज़ उनको जिससे बेस्ट बेनिफिट मिलेगा तो वो चीज़। रेट नेचर गुडविल में क्या होता है कि जो प्लेस से कनेक्टेड हो, और रैबिट नेचर गुडविल में क्या होता है कि जो फिगरेटिव नेचर के होते हैं, मतलब उनको कोई चीज़ से ऐसा नहीं जिनका स्वभाव बार बार बदलता रहे, ठीक है, इस तरह से बोल सकते हैं। तो हाईएस्ट वैल्यू ऑफ गुडविल होता है कैट नेचर गुडविल, ठीक है, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ गुडविल ये होगी।
गेनिंग रेशियो मीन्स ए ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, बी न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, सी ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस रेशियो, डी न्यू रेशियो माइनस सेक्रीफाइस रेशियो। सो सबसे पहले आप गेनिंग रेशियो कब फाइंड करते हैं, जब कोई पार्टनर क्या होता है, रिटायर हो रहा होता है, ये जिसकी डेथ हो गई, तो यानी वो चला गया। तो यहाँ पे क्या होता है कि अब जो पुराना रेशियो था अब क्या होगा, फिर नया भी बनेगा। तो वहाँ पे क्या होगा कि ओल्ड रेशियो में से कितना जो है, जो ओल्ड रेशियो है यहाँ पे कि जो पर्सन जो गया है वहाँ पे उसको, यानी कि यहाँ पे होता है कि न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अगर ये करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि जो पार्टनर गया है तो उसके जाने से इनको कौन सा फ़ायदा मिला है, ठीक है। तो इस तरह से न्यू माइनस ओल्ड आएगा। एंड अगर यहाँ पे अगर सेक्रीफाइस रेशियो पूछ लिया जाए तो वहाँ पे ओल्ड माइनस न्यू आएगा। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, क्योंकि वहाँ पे जो पुराना था रेशियो अब नया रेशियो बना, तो वहाँ पे ओल्ड रेशियो माइनस न्यू, तो जो डिफरेंस होगा, यानी कि जो पुराना रेशियो था वो पार्टनर्स ने अपने रेशियो में से कुछ सेक्रीफाइस किया नए पार्टनर के लिए। नाउ रियलाइजेशन अकाउंट इज़ ए पर्सनल अकाउंट, बी रियल अकाउंट, सी नॉमिनल अकाउंट या डी नॉन ऑफ दिस। तो रियलाइजेशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट होता है जो कि जब कोई भी फर्म का डिसोल्यूशन होता है तब बनाया जाता है। सो यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट आएगा। ऑन डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म बैंक ओवरड्राफ्ट इज ट्रांसफर टू ए कैश अकाउंट, बी बैंक अकाउंट, सी रियलाइजेशन अकाउंट और डी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो जब फर्म डिसॉल्व होती है तो बैंक ओवरड्राफ्ट को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है। सो ऑप्शन सी क्या होगा, करेक्ट होगा। A non-trading institution prepares before the balance sheet A income and expenditure account, B receipts and payment account, C trial balance, D profit and loss account। सो जो कोई भी नॉन ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशन है वो बैलेंस शीट प्रिपेयर करने से पहले क्या प्रिपेयर करती है, तो वो 3 चीज़ें प्रिपेयर करती है, इनकम एक्सपेंडिचर, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स, सी ट्रायल बैलेंस, ये डी प्रॉफिट एंड लॉस है। तो वहाँ पे 3 चीज़ें होती हैं, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स और बैलेंस शीट। सो यहाँ पे बैलेंस शीट से पहले बोला है तो आई थिंक इनकम एंड एक्सपेंडिचर आना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट होता है। सो यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, ये दोनों ही आंसर करेक्ट हैं। सो यहाँ पे आप जब भी एग्ज़ाम में होंगे तो इन दोनों में से एक ही ऑप्शन में दिया होगा, तो ये दोनों ही करेक्ट है, क्योंकि बैलेंस शीट से पहले यही दोनों अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं, ठीक है। मीनिंग ऑफ एसेट इज़, जो हमने अभी इक्वेशन देखा था वही चीज़ है। तो एसेट्स के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते थे, ए इक्वल टू सी प्लस एल, यानी एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो यहाँ पे ऑप्शन सी क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है। इट विल बी एंटर्ड इन द डेप्टर्स अकाउंट, ए क्रेडिट सेल्स, बी क्रेडिट परचेस, सी कैश सेल्स या डी कैश परचेस। सो हमेशा याद रखना आपको, जब डेप्टर्स होते हैं कब, जब हम क्रेडिट सेल्स करते हैं, तो यहाँ पे क्रेडिट सेल आएगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। which is the current liability, loan on mortgage, short term loan, C long term loan या D capital। सो current liability होता है short term loan जिसकी वैलिडिटी अप टू 1 ईयर होती है, ठीक है। क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इज ए कंपेरेबिलिटी, बी रिलायबिलिटी, सी परसेप्शन, डी ऑल ऑफ दिस। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन मुझे रॉन्ग ही लग रहा है, क्योंकि क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स तो यहाँ पे कोई दी ही नहीं है, और जो 2 चीज़ें दी रही हैं कंपेरेबिलिटी, रिलायबिलिटी, ये दोनों क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक रहता है, परसेप्शन तो कोई कैरेक्टरिस्टिक ही नहीं है, तो ऑल ऑफ दिस तो आएगा ही नहीं। तो ये क्वेश्चन आप स्किप कर दो, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन ही रॉन्ग है। कंपेरेबिलिटी और रिलायबिलिटी क्या है, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक है। Dividend are usually paid on A paid up capital, B authorized capital, C called up capital, D issued capital। So dividend किस पे पे किया जाता है, तो हमेशा याद रखना paid up capital पे होता है। प्रॉफिट ऑन री इश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स इज ट्रांसफर टू, जो शेयर्स फॉरफिट किए गए बाद में उसको री इशू किया जाता है, तो जो प्रॉफिट होता है वो कहाँ ट्रांसफ़र होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बी कैपिटल रिजर्व, सी शेयर कैपिटल और डी जनरल रिजर्व। तो याद रखना आपको, वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र होता है। सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। प्रीमियम ऑन इशू ऑफ इक्विटी शेयर इज ए कैपिटल इनकम, बी रेवेन्यू इनकम, सी इंसिडेंशियल इनकम, डी नॉन ऑफ दिस। तो प्रीमियम जो इशू ऑफ इक्विटी शेयर पे होता है वो कैपिटल इनकम होता है। अभी हमने ये क्वेश्चन डिस्कस भी किया है।
बोनस शेयर्स कैन बी इशूड फ्रॉम ए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बी शेयर प्रीमियम अकाउंट, सी जनरल रिजर्व अकाउंट, डी ऑल ऑफ द अबव। सो आपको याद रखना है बोनस शेयर्स हम ये सारी चीज़ों से सारी अकाउंट से इशू कर सकते हैं, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो, शेयर प्रीमियम हो या जनरल रिजर्व हो, तो ऑल ऑफ द अबव आएगा। Goods withdrawn by the owner from business for his personal use will be credited to A sales account, B purchase account, C supplier account, D stock account। जो गुड्स विड्रॉ किया गया है तो उसका आएगा, जो एंट्री होती है वो होती है ड्राइंग अकाउंट टू परचेस। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ क्रेडिट क्या होगा, परचेज अकाउंट। In the absence of any agreement between partners, the interest on loan of any partner is given at the rate of A 4%, B 5%, C 6%, D 10%। तो कोई भी एग्रीमेंट अगर नहीं दिया है, कोई भी एग्रीमेंट नहीं किया गया, तो जो पार्टनरशिप डीड है उस जो अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932 उसके अकॉर्डिंगली पार्टनर्स को इंटरेस्ट जो है पार्टनर को 6% से दिया जाएगा। Which among the following is a non-economic activity? A business, B profession, C charity, D service। तो इसमें से कौन सी एक चीज़ है जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जिसका मोटो यानी जिसका जो मोटिव है वो प्रॉफिट नहीं है, तो वो होता है चैरिटी। इन केस ऑफ अ कंपनी बाय बैक इज रिलेटेड टू ए प्रॉस्पेक्टस, बी शेयर, सी डिबेंचर्स, डी चेक्स। तो कोई भी कंपनी के बारे में अगर हम बाय बैक की बात करें तो बाय बैक हमेशा शेयर्स का होता है और किसी चीज़ का नहीं होता। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप इज ए कंपल्सरी, बी ऑप्शनल, सी बोथ, डी नन ऑफ दिस। सो ए रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप इज वॉलंटरी, ऑप्शनल होता है। सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, कंपल्सरी नहीं होता। एडवाइजेबल है बट कंपल्सरी नहीं है, कंपनी का होता तो वो कंपल्सरी होता। The percentage of minimum share application money to nominal value of share is A 5%, B 10%, C 15%, D 6%। तो यहाँ 5% आएगा कि मिनिमम शेयर एप्लीकेशन मनी नॉमिनल वैल्यू का 5% होना चाहिए। परचेज बुक इज़ अ पार्ट ऑफ ए जर्नल, बी लेजर, सी कैश बुक, डी नन ऑफ दिस। सो परचेज बुक है ना, उसको सब्सिडरी बुक का पार्ट माना जाता है, ना ही वो जर्नल का हिस्सा है, ना लेजर, ना कैश बुक। सो यहाँ पे आएगा ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। डेबिट बैलेंस ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट इज कॉल्ड ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। तो जो डेबिट बैलेंस होता है ट्रेडिंग अकाउंट का वो होता है ग्रॉस लॉस। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इज ए एन एक्सपेंस, बी लायबिलिटी, सी एन इनकम, डी असेट। सो ये क्वेश्चन अभी फिर से रिपीट हो रहा है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एक लायबिलिटी होता है जो कि लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट शो किया जाता है।